गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज अपने विषय में अपन जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे और अपना टॉपिक था हीमोफीलिया और हीमोफीलिया की वंशागति चल रही थी, जिसमें अपन ने केस स्टडी फर्स्ट की स्टडी कर ली थी। और अपनी जो केस स्टडी फर्स्ट थी वो ये थी कि यदि पुरुष क्या हो, सामान्य हो, पुरुष क्या हो, सामान्य हो और महिला हो वो रोग की वाहक हो, महिला रोग की वाहक हो, तो उनसे उत्पन्न संततियों में हीमोफीलिया रोग की वंशागति को समझाना था। आज अपन केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। अपना केस सेकंड ये है और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह है सामान्य महिला के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संततियों में हीमोफीलिया रोग की वंशागति को समझाइए। क्वेश्चन को समझना। सेकंड केस स्टडी ये है कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह है, भाई पुरुष कभी वाहक नहीं हो सकता, पुरुष हमेशा क्या हो सकता है, हीमोफिलिक ही हो सकता है। तो एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह है सामान्य महिला के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संततियों में हीमोफीलिया रोग की वंशागति को समझाइए। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है, थोड़ा आपको चेंज कर दे कि यदि एक हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष का विवाह है, कुछ वर्ड चेंज कर सकता है, आप समझ रहे हो इतना तो। महिला के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संततियों हीमोफीलिया रोग की क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी मतलब संभावना हो सकती है। यह क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य महिला के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संततियों में हीमोफीलिया रोग की संभावना को समझाइए। क्या संभावना हो सकती है, कितने परसेंट जो शिशु या बच्चे उत्पन्न होंगे उनमें हीमोफीलिया रोग हो सकता है और कितने में नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन को थोड़ा सा थ्योरेटिकल के रूप में अपन को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, सबसे पहले ये बताना है कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष है, उसका विवाह सामान्य महिला से कर दिया जाता है तो उनसे उत्पन्न संततियों में हीमोफीलिया रोग की वंशागति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं या इस प्रकार समझ सकते हैं। फिर आपको क्रॉस जो करना है, क्रॉस के तहत उसमें जो संततियां हैं उनमें उनके परसेंटेज क्या है उनको समझाना है। तो अपन देखते हैं कि महिला क्या है, बिल्कुल सामान्य है। महिला क्या है, सामान्य है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ये सामान्य महिला है। महिला क्या है, सामान्य है। और पुरुष है वो क्या है, हीमोफिलिक है। तो पुरुष कभी भी वाहक नहीं हो सकता क्योंकि जो अप्रभावी जीन है, हीमोफिलिक जीन है, वो क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट
होता है। तो ये क्या है, हीमोफिलिक पुरुष है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग हीमोफिलिक है, वैसे आप रो कर सकते हो हीमोफिलिक पुरुष। अब देखिए अपन क्रॉस करवाते हैं तो अपन इसको गेविट्स में डिवाइड करते हैं। इधर देखिए ये अक्ष है, नॉर्मल सिचुएशन, और ये भी अक्ष है। इधर ये जो अक्ष है वो हीमोफिलिक जीन युक्त है, प्रभावी जो हीमोफिलिक जीन है वो प्रेजेंट है इसके ऊपर। और इधर भी अपन बात करते हैं तो ये जो वाई क्रोमोसोम्स है तो वो तो बिल्कुल क्या है, क्योंकि अपन पहले भी कहा था कि केवल हीमोफिलिक जीन होता है वो अक्ष गुणसूत्र पर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब आगे देखिए अपन क्रॉस करवाते हैं तो ये देखिए एक अक्ष है और ये अक्ष जो जीन आया, जो हीमोफिलिक जीन युक्त जो गुणसूत्र आया, अक्ष गुणसूत्र जो हीमोफिलिक जीन युक्त है वो किससे आ रहा है, पुरुष से आ रहा है। यानी वो इन संततियों में किससे आ रहा है, पिता से आ रहा है। दूसरी सिचुएशन देखिए, ये जो शिशु उत्पन्न हो रहा है वो बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है। और थर्ड में देखिए ये हीमोफिलिक जीन है, जो अक्ष गुणसूत्र युक्त जो हीमोफिलिक जीन युक्त जो अक्ष गुणसूत्र है वो क्या हो रहा है, संचरित है। और ये कॉमन एक्स और वाई। यहां देखिए अपन इसमें गोले में अंडर कर रहा हूं, मैं आपको बताया हुआ है कि लिंग निर्धारण में कि यदि महिला का अक्ष गुणसूत्र पुरुष के अक्ष गुणसूत्र से जॉइंट होता है तो क्या होता है, लड़कियां उत्पन्न होती हैं, वाई से होता है तो लड़के उत्पन्न होते हैं। तो ये जो लड़की है वो लड़की क्या उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे वाहक लड़की है, क्योंकि क्या है, वाहक। अब वाहक लड़की उत्पन्न हो रही है, लड़के क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सामान्य हैं, और ये लड़की भी क्या है, वाहक है कि नहीं। तो इतना करने के बाद आपको नोटेट करना है कि इस प्रकार के क्रॉस करवाने के बाद उत्पन्न संततियों में सभी लड़कियां रोग की वाहक पाई गई, सभी लड़कियां क्या हैं, रोग की वाहक पाई गई, और सभी जो लड़के हैं वो क्या है, बिल्कुल सामान्य पैदा हुए या सामान्य लड़कों ने जन्म लिया। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगला आपको इसी क्वेश्चंस को ऐसा चेंज कर दे, आपके बिहेव पे चेंज हो जाए। मान लो क्वेश्चन ये हो जाए कि यदि जनक संततियों यदि जनक पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी है, तो जनक पीढ़ी में क्रॉस की प्रक्रिया के तहत उत्पन्न सभी लड़कियां हीमोफीलिया रोग की वाहक हैं, हीमोफीलिया रोग की वाहक हैं। तो बताइए जनक पीढ़ी में से कौन हीमोफिलिक रोग से ग्रसित है, कौन हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। क्वेश्चन को यही कह दिया है, सभी लड़कियां रोग की वाहक है, तो आपको पता है कि 100% लड़कियां रोग की वाहक हैं। तो कौन हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है जनक पीढ़ी में, तो जनक पीढ़ी में जो पुरुष है, यानी जो पिता है, जो फादर है, वो क्या है, हीमोफिलिक रोग से क्या है, वो ग्रसित है। और जो महिला है वो क्या है, सामान्य है। महिला में किसी भी प्रकार की न तो महिला वाहक है और न ही महिला क्या है, इस रोग से ग्रसित है। यानी ऐसी बात हो जाएगी, ये यहाँ पे एक्स और वाई है और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स। तो इस प्रकार से अपन को थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा। अब इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, यदि एक हीमोफिलिक पुरुष केस स्टडी नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन, कौन से केस स्टडी की बात कर रहे हैं, 3rd नंबर की केस स्टडी की बात हो रही है। यदि एक हीमोफिलिक
पुरुष का विवाह है, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह है, वाहक महिला के साथ कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संततियों में हीमोफीलिया रोग की वंशागति को समझाइए। देखिए महिला वाहक है तो आपको मैंने बताया था, अभी भी अपन ने क्रॉस करके समझाया है, ध्यान रखना यदि कोई महिला रोग की वाहक है, महिला रोग वाहक है, तो आपको इतना मानना है कि यह रोग की वाहक का जो ये जीन है, प्रभावी जीन है, जो एक अक्ष गुणसूत्र पर आया है, वो कहां से आया है? उस महिला के पिता से आया है। किससे आया है? महिला के पिता से वो जीन है, प्रभावी जीन है, जो अक्ष गुणसूत्र संचरित हुआ है, वो आया है। समझ गए मेरी बात आप इतनी? अब इस क्वेश्चन को अपन को करना है। क्वेश्चन ये है कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह, यानी पुरुष क्या है? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। ये तो अवश्यंभावी सत्य ही बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पुरुष या तो रोग ग्रसित होगा ही नहीं, और यदि पुरुष रोग ग्रसित हो जाएगा तो पुरुष कभी वाहक नहीं हो सकता, और महिला हमेशा क्या हो सकती है? वाहक हो सकती है। रेयर केस में महिला रोग से ग्रसित भी हो सकती है। अब इस कंडीशन में अपन को देखना है, ये महिला है वो रोग की क्या है? वाहक। महिला रोग की वाहक है, और पुरुष है वो रोग से ग्रसित है। देखिए फर्स्ट केस स्टडी में अपन ने ये पढ़ा था कि महिला रोग की वाहक थी, पुरुष सामान्य था। फर्स्ट केस स्टडी में अपन ने ये पढ़ा था। सेकेंड केस स्टडी में अपन ने ये पढ़ा था कि पुरुष रोग का वाहक है, महिला सामान्य है। और थर्ड केस स्टडी में अपन ये पढ़ रहे हैं कि महिला रोग की वाहक है और पुरुष रोग से ग्रसित है। तो यहां ये रोग वाहक महिला है, रोग वाहक महिला है, और रोग से ग्रसित यानी हीमोफिलिक पुरुष है। अब देखिए अपन इसको डिवाइड करते हैं गैमेट्स में, तो एक्स और ये हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है एक्स गुणसूत्र पर। इधर देखिए ये एक्स गुणसूत्र पर हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, और ये वाई। संततियों में देखते हैं कौन किस प्रकार की संततियां पैदा होंगी। तो देखिए ये लड़की होगी, वो रोग से क्या होगी? वाहक होगी। और आप देखिए एक्स गुणसूत्र कहां से आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिता से आ रहा है एक्स गुणसूत्र। दूसरी सिचुएशन देखिए, ये एक लड़का होगा, वो बिल्कुल क्या होगा? स्वस्थ होगा। थर्ड सिचुएशन, यह लड़की है वो हीमोफिलिक है, अब वाहक नहीं है, ये हीमोफिलिक है, और ये लड़का है वो रोग से क्या है? वाहक है। अपन यहाँ पे जीनोटाइप्स की बात करते हैं। नॉर्मल देखिए यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ये लड़का है वो हीमोफिलिक है, और ये लड़की है वो भी क्या? हीमोफिलिक है। तो क्या रिजल्ट निकल सकता है? 50% जो शिशु उत्पन्न होंगे, जो बच्चे उत्पन्न होंगे, वो क्या है? हीमोफिलिक है। उनमें 50% की बात करें तो 50% गर्ल्स और 50% बॉय। हाँ, 50% जो लड़के हैं वो बिल्कुल क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान में देना, यह लड़की जीवित रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ कल मैंने आपको बता दिया कि इसमें अपन कुछ हद तक अपन ब्लड को मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये लड़का बिल्कुल स्वस्थ जीवित रहेगा, ये भी जीवित रहेगा। लेकिन
यह जो लड़की होगी जो हीमोफिलिक लड़की है, और इस लड़की में जो दोनों अप्रभावित जो जीन है वो क्या है, प्रेजेंट है। आप इस बात को थोड़ा सा समझना कि इन दोनों अक्ष गुणसूत्रों पे जो अप्रभावी विकल्पी जीन है वो दोनों पे क्या है, प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना है, थोड़ा सा आप ध्यान में देना कि ये लड़की होगी जो ही किशोरावस्था आएगी, किशोरावस्था के बाद यानी किशोरावस्था के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या है, आपको मैंने बताया था किशोरावस्था की जो उम्र वो 11 से 12 वर्ष की उम्र मानी गई है। इस उम्र में रजोधर्म की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी मासिक जो स्राव था वो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल थी वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अमूमन किशोरावस्था में प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब रजोधर्म क्या है, जब अपन आगे भ्रूणिकी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से आ जाएगी। तो किशोरावस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 11 से 12 वर्ष की उम्र में जो किशोरावस्था शुरू होती है उसमें रजोधर्म की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। और रजोधर्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो जो ओवम है, जो अंडाणु है, वो क्या होता है, वो झिल्लियों में क्षत विकसित होकर योनि मार्ग के द्वारा रुधिर की बूंदों के रूप में शरीर से क्या होता है, बाहर की ओर निष्कासित होता रहता है। हर महीने ये प्रोसेस चलती है, तभी मासिक स्राव कहते हैं अपन इसको। इसमें क्या होना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में देना आप कि जब रक्त स्राव रजोधर्म की प्रक्रिया शुरू होगी तो कौन सी प्रोसेस होगी, रक्त स्राव होगा, यानी रजोचक्र शुरू हो जाएगा, मासिक चक्कर शुरू हो जाएगा। और जब मासिक चक्कर शुरू हो जाएगा या रजोचक्र शुरू हो जाएगा तो जो रक्त का स्राव शुरू होना है वो स्राव रुकेगा नहीं, कंटिन्यू क्या होगा, रक्त का स्राव होता रहेगा। और कंटिन्यू जब रक्त का स्राव हो जाएगा तो आपको पता है कि अपनी बॉडी में जो रुधिर है उसकी मात्रा में क्या आनी है, कमी आनी है। और लगातार रक्त स्राव होने के कारण इस बच्ची की, इस लड़की की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती है यदि दोनों अप्रभावी जो विकल्पी हीमोफिलिक जीन है वो गुणसूत्र दोनों महिला में दोनों अक्ष गुणसूत्रों पे क्या हो, प्रेजेंट हो। समझ गए मेरी बात। तो इस केस स्टडी को आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखना। ये टोटल जो प्रोसेस थी, एक मैंने आपको 3 केस स्टडियां बताई हैं। अब एक केस स्टडी और हो सकती है। एक केस स्टडी क्या हो सकती है कि अपन ये मान ले कि महिला है वो क्या है, हीमोफिलिक है। हालांकि मैंने आपको बताया कि वो रेयर केस मिलेगा क्योंकि किशोरावस्था में लंबे समय बाद वो जीवित नहीं रह पाएगी। लेकिन फिर भी मान लो यदि बाल विवाह हो जाए तो बाल विवाह हो जाए तो एक अलग बात रहेगी, जिसमें यदि महिला रोग से ग्रसित है, पुरुष रोग से क्या है, वाहक है, तो उस स्थिति में सभी जो उत्पन्न जो संततियां हैं वो सभी संततियां कैसी होंगी, जिसमें मैंने आपको बता दिया, ये ले लेंगे अपन। तो इसके अंतर्गत ये बच्ची है वो भी क्या हो जाएगी भाई, हीमोफिलिक हो जाएगी। और ये जो लड़का है वो भी क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। मतलब सभी जो संततियां हैं, टोटल जो संततियां हैं, 100% जो संततियां हैं वो क्या हो जाएंगी, हीमोफिलिक ही होंगी। वो कौन से केस में होंगी, जब अपन केस स्टडी 4th की बात करते हैं तब। 4th में मैंने आपको बता दिया कि इसमें अपन ये तो उसमें महिला को वाहक नहीं है, महिला भी क्या है, इसके अंतर्गत रोग से ग्रसित है, यानी महिला भी हीमोफिलिक है और पुरुष भी क्या है, हीमोफिलिक है। तो ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी जो कंडीशन है, ऐसा जो केस आ जाएंगे, बहुत रेयर केस मिलेगा आपको। 4th जो कंडीशन है वो काफी रेयर केस में मिलेगी। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि महिला का जो लाइफ स्पेन है, जीवन काल है, वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो किशोरावस्था के बाद उसकी डेथ है वो हो सकती है। तो इस कंडीशन में ये केस बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल आपको मिल पाएगा। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके आ जाए, वंशागति क्वेश्चन आ जाए, आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यदि
जनक पीढ़ी से उत्पन्न सभी संततियां हीमोफिलिक हैं, तो जनकों में या जनक पीढ़ी में हीमोफीलिया रोग से कौन ग्रसित है? तो दोनों ही ग्रसित हैं। उसको फिर अपन क्रॉस के द्वारा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ये अपना आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन बात करेंगे कल। धन्यवाद।